चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है 22 जुलाई को आपका एग्जाम है। बिहार पीजीटी टीजीटी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, टीआरई 3.0 वाले और फिर 4, ध्यान देना सिलेबस सेम ही है 4.0 वालों का भी। तो आप चाहें तो कंप्लीट सिलेबस तैयार कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें हमारे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जीएस जीनियस एकेडमी के नाम से। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, हमारे डेली के डेली प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ये एप्लीकेशन पर चल रहा है, लेकिन हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो दोस्त अभी भी आपके पास मौका है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। डेली आप 4-5 वीडियो भी देखेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपका सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं। ओनली 499 में 1 ईयर वैलिडिटी है, आप आगे वाला एग्ज़ाम भी इससे दे पाओगे। और टीजीटी कंप्लीट साइंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ये भी 499 का है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। कंप्लीट साइंस का तो आपको पता है कि भैया पूरा महा पैकेज चल रहा है, तो आप इसको तो परचेज कर ही रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और बॉटनी अगर आप लेना चाहते हैं तो जनरल बॉटनी अभी आपको मिल रहा है, याद रखना 399 रुपये में। तो इसमें भी आपका कंप्लीट बॉटनी कवर हो रहा है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं तो अभी इसमें 100 रुपये का और डिस्काउंट चल रहा है, आज के लिए 299 में ही आपको मिल रहा है। तो ये आपका क्रैश कोर्स जैसा हो जाएगा पूरा बॉटनी। चलिए बुक आपकी रामबाण आपके पास होगी और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का भी हमारा सिलेबस चल रहा है, तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन। चलिए हरिटम जी, शिवानी जी, राम भास्कर जी, लीला तोमर जी, सभी लोग जुड़ चुके हैं और इधर कुमारी आरती जी, सोनी कुमारी जी। तो स्टार्ट करता हूँ अब मैं आज का लेक्चर। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है। चलिए आज हमारा बॉटनी का प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 6 वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल ईमानदारी से आप पार्टिसिपेट करिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये डिस्क्याओ, अब ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको कोर्स में कवर करवा चुका हूँ, अब आपको अच्छे से आंसर देना है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। ये सब आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और भविष्य में पूछे जा सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ और एक क्वेश्चन से 4-4 फैक्ट आपको मिलते जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ते जाइए। टैलेंटेड आईसीजी एप्लीकेशन पर भी ये क्लास लाइव चल रही है अभी, और यूट्यूब पर भी आपके लिए लाइव क्लास प्रोवाइड की जा रही है ना। चलिए भाई, सुषमा जी का आंसर आ गया, कुमारी आरती जी का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, नीलम जी का आंसर, और इधर यूट्यूब वाले भी आंसर दीजिए और लाइक करते जाइए। तो वायरस का खोल किसका बना होता है, तो सरल सा आंसर था यार इसका, तो प्रोटीन का। आप सभी को पता है कि भाई वायरस का जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको याद रखना है। ये देखिए वायरस का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वायरस का जो ऊपरी आपको खोल दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये 1 नंबर पर इसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। और ये किसका बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। और ये जो आपको 2nd नंबर पे दिख रहा है ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है, या तो ये डीएनए हो सकता है या फिर ये आरएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ये आपको याद रखना है। स्पाइक वगैरह एनवलप के द्वारा ये घिरा होता है, कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। और ये ध्यान देना, इसकी ये क्या कहलाती है, इसकी ये नेक कहलाती है, इसके ये क्या कहलाते हैं, पूरे पावनुमा संरचना है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर? बिल्कुल। जय हिंद, सभी का स्वागत है। बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पढ़ते हैं वायरस का खोल, इसे कैप्सिड भी कहा जाता है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत से प्रोटीन सब न्यूट्रिएंट्स का बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कैप्सोमेरेस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ये प्रोटीन के साथ में सब यूनिट्स का बना होता है प्रोटीन की, जिन्हें क्या बोला जाता है, कैप्सोमेरेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। वायरस रचना, क्योंकि आपके सिलेबस में वायरस अलग से लिख के दिया है, बैक्टीरिया अलग से लिख के दिया है, हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है उन्होंने 14 टॉपिक के अंदर। तो वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल बीच में होता है, ये आरएनए भी हो सकता है या डीएनए हो सकता है, कोई एक होगा। आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं, याद रखना कैप्सोमर्स होते हैं छोटे छोटे से।
पूरे कण को क्या कहा जाता है? वाइरॉन कहा जाता है। ये वाला जो कण दिखाई दे रहा है बिना ये पूंछ का, इसे वाइरॉन के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है। इसका आकार मिली माइक्रोन में मापा जाता है। वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए में से कोई एक होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पेपर से पहले एक बार अच्छे से देख कर जाना है। बताइए, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं, किस ग्रुप में जीवाणु को रखा जाता है? मनीता जी राधे राधे। चलिए भैया, एप्लीकेशन वाले यूट्यूब वाले दोनों बढ़ चढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यूट्यूब वाले सभी लोग जहां कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने आपको लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए, सोनी कुमारी जी, सुषमा जी, कुमारी आरती जी, सभी के आंसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मनीता जी, राम भास्कर जी और पूनम जी। चलिए, सी आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। देखो, 2 बार पीजीटी और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। राइट आपका आ जाएगा मोनेरा जगत। जीवाणुओं को हम किस में रखते हैं? मोनेरा में रखते हैं। तो हमको पता है कि भैया 5 जगत वर्गीकरण किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एच बिटेकर के द्वारा, जिन्होंने दिया था प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट, एनिमल। ये देखिए, मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 जगत वर्गीकरण, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन से। और साथ ही साथ मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। फ्री में आपको इसको पीडीएफ मिलेगी। आप पेपर से पहले सारे प्रैक्टिस सेट देख कर जाना अगर पास होना है तो। याद रखना। तो सबसे पहले हमने देखा है कि मोनेरा के अंदर क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। प्रोकैरियोटिक, वो भी कैसे? एक कोष किए जाएंगे। एक कोष के जीवाणु वगैरह, युगलीना, जितने भी जीवाणु हैं सारे इसमें आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में क्या जाएगा? प्रोटोजोआ आ जाएगा। प्रोटोजोआ इसमें भी एक कोष के जीव आते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। केंद्रक विकसित होता है। फिर प्लांट में पेड़ पौधे आ जाएंगे। एनिमल में तो आप जानते हो पूरे जंतु आ जाएंगे। फंगी में कवक आ जाएगा। कवक बहुकोषीय होता है, याद रखना। तो ये 5 जगत बनाए गए हैं, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी। तो इसको किसने बताया? तो एच बिटेकर ने बताया है। देखो, मोनेरा बैक्टीरिया में आएगा। माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीव आते हैं जो कुछ स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। हमने देखा है ये रसायन संश्लेषण करते हैं, ज़्यादातर परपोषी होते हैं। अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, सड़े गले पदार्थों पर। यह सूक्ष्म जीवित चीज़ों का किंगडम है। सूक्ष्म जीवित चीज़ों का किंगडम है, याद रखना। और प्रोकैरियोटिक, आर्किया और बैक्टीरिया को एक साथ सामूहिक ग्रुप में रखा जाता है। ये सब प्रोकैरियोटिक हैं, आपको याद रखना है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। निम्न में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। सरल सा प्रश्न है, गला लगा हुआ है थोड़ा सा। चलिए, नीलम जी का आंसर सबसे पहले आ चुका है, बहुत बढ़िया। सोनी कुमारी जी का आंसर आ चुका है। अच्छा, उससे पहले कुमारी आरती जी ने भी दे दिया था। सुषमा जी का आंसर है। लीला जी, इधर मनीता जी। एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आंसर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, सुलोचना जी का आंसर भी आ चुका है। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न था इसका तो, कि भैया जो कवक रहते हैं उनकी कोशिका भित्ति काय की बनी रहती है? काइटिन की बनी रहती है, कवकों की कोशिका भित्ति। कवक के ऊपर भी हल्का सा सेल वॉल पाया जाता है। देखिए आप, इस प्रकार का इनके ऊपर क्या रहता है? सेल वॉल पाया जाता है। ये काय का बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये आप सभी को याद रखना। ये सेल वॉल है, ये काइटिन का है। आपने देखा होगा कोशिका जो पादप रहते हैं उनके ऊपर भी एक कवच रहता है, कोशिका भित्ति रहती है, जिस सेल्यूलोज की बनी होती है। हमारे अंदर जंतुओं के अंदर ये किसी भी प्रकार की नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक सूक्ष्म पौधे होते हैं, संरचना में सरल होते हैं, शारीरिक रचना एक कोशिकीय होती है एवं धागे जैसी संरचनाओं से, कवक सूत्रों से बनी होती है। इन सूत्रों के समूह को कवक जाल माइसीलियम कहा जाता है। ये सब मैंने आपको आपके एप्लीकेशन पे ऑलरेडी पढ़ा दिया है। पूरा सिलेबस अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए हमारी एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप चाहो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 7509985404 पर। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, नीलम जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सोनी जी का आंसर भी आ गया, सुषमा जी का भी। पढ़ने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए भैया, समीर अंसारी जी गुड इवनिंग।
ओके, सोच समझ के आंसर देना। पेपर में एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है, जब आप गलत करके आते हो तब दुख होता है। चलिए भाई, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं, तो याद रखना चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं ये प्राइमरी सक्सेशन का काम करते हैं, मतलब वहाँ पर नई नई चीज़ों का विकास करने का काम करते हैं। इसे सेक्सिकोल्स बोला जाता है, सेक्सिकोलस के नाम से इसे जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है देखिए, और आपसे पूछा जाएगा इनके आंसर। तो देखिए प्रॉपर मैंने आपको लिख के दिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया लाइकेन बहुवर्षीय पादप होते हैं, लाइकेन वृक्षों की छाल पत्तियों सभी जगह पाए जाते हैं। तो सेक्सिकोलस कहाँ पाए जाते हैं? चट्टानों और पत्थरों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है डर्मेंटोकार्पन, पेपर में पूछा जा सकता है। कॉर्टिकोलस क्या होते हैं? इस प्रकार के लाइकेन वृक्षों की छालों पर उगते हैं। तो पेपर में अगला क्वेश्चन बना देगा कि वृक्षों की छालों पर कौन से उगते हैं, तो आप बता दोगे कॉर्टिकोलस आ जाएंगे। इसमें असनिया, असनिया क्या है? तो कवक आ जाएगा आपका, इससे लाइकेन आ जाएगा। टेरिकोलस क्या होते हैं? ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की मृदा में उगते हैं, शुष्क मृदा में पाए जाते हैं, ये याद रखना, जेरोफाइटिक टाइप में। तो इसमें आ जाएगा लेसीडिया, और आ जाएगा आपका लिग्नोकोलस। लिग्नोकोलस काष्ठ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर लगते हैं, ये काट जो लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं ना कहीं पर, उन पर लग जाते हैं। साइफिलियस, जंगलों में आपने देखा होगा, आपके गांव में, आपके घर के आसपास जहाँ लकड़ियाँ रखी रहती हैं उन पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के कवक लग जाते हैं, काले भी रहते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। क्यों फेल आ रहा है हर टर्म जी आपके पे, बाकी सबके में चल रहा है। चलिए गुड इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए आप तो कोई समस्या नहीं है, आज आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बताइए, शुष्कतारंभी में प्राथमिक अनुकरण किससे आरंभ होता है? बताइए, पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं और ये सब आपको कंप्लीट हमने थ्योरी कवर करा दी है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए बिल्कुल, वंदना शर्मा जी गुड इवनिंग, हेलो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, इनमें अगर आप कंप्लीट सिलेबस एक बार पढ़ के चले जाओगे तो आपका आगे वाला जो अटेम्प्ट है वो आपको ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि हम आगे दे देंगे, आप इसी बार अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा एप्लीकेशन पे और आज से ही पढ़ना पड़ेगा, कल करके आप उसको टाल नहीं सकते। चलिए भाई, सभी का आंसर आने लगा है, पूनम जी का आंसर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मेघा जी, नीलम जी। चलो, तो राइट आंसर क्या है? शुष्कतारंभी। देखिए ध्यान देना, शुष्कतारंभी का मतलब होता है कि जो पहाड़ ऐसे ही डले हुए हैं जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, वहाँ पर कौन पैदा करेगा? हरियाली। तो वहाँ हरियाली पैदा करता है सैक। सैक बोले तो शैवाल और कवक से मिलकर बनने वाली संरचना बोले तो लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? प्राइमरी सक्सेशन, मैंने पढ़ाया था आपको लाइकेन के अंदर। देखो, शुष्कतारंभी क्या होती हैं? नग्न चट्टानें होती हैं, नग्न चट्टानें होती हैं शुरुआत में, जिन पर नग्न चट्टानों को वेयर रॉक कहा जाता है। इन पर धीरे से लाइकेन लगती है, लाइकेन क्षरण करती है, क्षरण के बाद में हल्का सा ग्रास आता है, उसमें हर्ब आते हैं, फिर उसमें झाड़ियाँ लग जाती हैं, थोड़ा सा बेल वगैरह विकसित होती हैं, फिर अनावृत बीजी पौधे होते हैं, फिर आवृत्त बीजी पौधे लगते हैं। इसको बोला जाता है सक्सेशन। और सक्सेशन मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है? पर्यावरण वाले चैप्टर में कंप्लीट करा दिया है। तो आप एप्लीकेशन पर कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं दोस्त, तो जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, धरती पर प्रथम निवासित पौधे हैं। ये सब पेपर में देखो, पीजीटी आप सभी के अलग अलग जगह पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ से अगर आप ये प्रश्न पढ़कर जाते हैं तो पेपर में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने के चांस बनेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आप देख कर जाते हो वो आपसे जल्दी बन जाता है। जैसे एम्ब्रियोलॉजी हम कंप्लीट कर रहे हैं, कल परसों कंप्लीट होगा, उसके बाद 150 क्वेश्चन एप्लीकेशन पर हम एम्ब्रियोलॉजी के ही देखेंगे। चलिए भाई, समय आपका समाप्त होने वाला है। धरती पर प्रथम निवासित, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, गलत आंसर नहीं आना चाहिए किसी का भी, इतना सरल सा है, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है और आपके सिलेबस में भी ब्रायोफाइटा है। तो याद रखना, धरती पर पूछा है तो ब्रायोफाइट्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों धरती पर? क्यों? क्योंकि इससे पहले थैलोफाइटा आया था। थैलोफाइटा के अंदर थैलस था, न जड़ था, न तना था, न पत्ती थी, जिसके अंदर शैवाल, कवक, लाइकेन, बैक्टीरिया, वायरस आ रहे थे। वो सारे के सारी चीज़ें किसमें थी? आपकी पानी में। उसके बाद बाहर निकलने का काम किसने किया? आपके ब्रायोफाइट्स ने किया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ये देखो, ब्रायोफाइटा में आपने एग्जाम्पल भी मैंने बहुत सारे याद कराए थे आपको। देखो,
आपसे पूछा जाएगा, देखो इक्विसिटम आ जाएगा, यहाँ पर हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है, आप फर्न बोल दोगे, यहाँ पर मोसेस बोल दोगे, लिवरवर्ट आ जाएगा, हॉर्नवर्ट आ जाएगा। ये सब आपके देखो ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे हैं। एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण एम्ब्रियोफाइटा, मैंने पहले दिन आपको एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का चार्ट बनाया था, तब पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया था, और वहाँ पर आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा लाइव क्लासेस के साथ में, आपको रिकॉर्डेड में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अंतर्गत लगभग 840 वंश और 23,500 जातियाँ आती हैं। ये पौधे प्रायः छोटे और सर्वव्यापी होते हैं, धरती पर प्रथम निवासित हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबियन भी कहा जाता है। एम्फीबियन बोले तो उभयचर, उभयचर क्यों? क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। जल और स्थल, स्थल पर ये रहते हैं, लेकिन प्रजनन किस में करते हैं? जनन ये पानी में करते हैं। इनका जनन कहाँ होता है? पानी में होता है। ये आपको याद रखना है। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, इसके अंदर हमने पेलिया पढ़ा था, इसके अंतर्गत हमने मार्केंसिया पढ़ लिया था, बहुत सारे पौधे हमने इसके अंतर्गत पढ़े थे, हॉर्नबिट पढ़े थे। चलिए आगे आता है नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रायोफाइट नहीं है? बहुत बढ़िया, लो कौन सा? अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो पेपर में आप वैसे ही नंबर अच्छे लेकर आ जाओगे। तो पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड की है एप्लीकेशन पर, एक बार पेपर से पहले रीडिंग मार के जाना है 3 बार आप लोगों को। क्लियर? चलिए भैया, समीर जी, KM मेहमत जी, चलिए नरगवे जी भी जुड़ चुके हैं, रूपल जी भी जुड़ चुकी हैं। चलिए भैया, मेघा जी, सुषमा जी, सोनी जी, नीलम जी, सबके आंसर यहाँ पर आना चालू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, समीर जी का आंसर बिल्कुल आ चुका है। निम्न में से कौन ब्रायोफाइट नहीं है? ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो टेरिस नहीं है भैया। यहाँ पर हमने पोरेला देखा था, पेलिया देखा था, फ्यूनेरिया देखा था, मोसेस देखा था, लिवरवर्ट के अंदर ये आ रहे थे। हॉर्नबिट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, मोसेस, ये सारा का सारा ब्रायोफाइटा में आता है। लेकिन टेरिस किस में आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाला था। ये देखिए, टेरिस हमने देखा, ऐसा दिखता है ये टेरिस। टेरिस फैमिली टेरिडेसी के उपकुल टेरिडोइडा, याद रखना, से संबंधित है। फर्न की लगभग 300 स्पीसीज की जातियां होती हैं। अब आपको इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि फ्यूनेरिया, पोरेला और पेलिया ब्रायोफाइटा है। आपका टेरिस किस में आ जाएगा? तो टेरिस अपना नॉर्मली टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। और टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है? सर्प भी कहा जाता है, पादप जगत का। नेक्स्ट बताइए, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। आज थोड़ा सा गला लगा हुआ है, फिर भी मैंने सोचा क्लास ऑफ नहीं होगी, क्लास रेगुलर चलेगी, पेपर सर पर है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म क्या कहलाता है? चलिए भाई, सभी के आंसर है। एप्लीकेशन वाले धड़ल्ले से आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है। अगर आप भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर GS जीनियस अकेडमी के नाम से मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए भैया, आंसर आने लगा है। अरविंद सिंह जी, पूनम जी, समीर जी, मनीता जी, मानस राम, राम भास्कर जी, लीला तोमर जी, सबके सी आंसर आ रहे हैं और सी इज द राइट आंसर। जामिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कि जिसके बीज के ऊपर कोई खोल नहीं होता है, नग्न बीजी होता है। नग्न बीजी, ये देखिए अंकल हाथ में पकड़े हुए हैं, तो हाथ में जो पौधा पकड़े हुए हैं यही कौन सा आ जाएगा? जेमिया पिग्मिया आ जाएगा आपका। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधे होते हैं। जिमिया पिग्मिया 10 इंच से अधिक लंबा नहीं होता है, 10 इंच का पौधा होता है। पौधे की यह प्रजाति विशेष रूप से क्यूबा में पाई जाती है, क्यूबा, याद रखना। और इसे कई स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे गुआयारो, गुआयारो और गुएरा के नाम से भी किसे जाना जाता है? जामिया पिग्मिया को। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके ऐसे निकलते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। क्लियर हो गया? अगर आपसे ये सारे प्रश्न बन रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा तो आज फर्स्ट डे है लाइव क्लास एप्लीकेशन पर। चलिए, तो बिल्कुल शिवांगी जी, आपका स्वागत है एप्लीकेशन पर। बिल्कुल आज हम सभी लोगों को मिठाई बंटवाएंगे हमारे तरफ से। आप आज क्लास में जुड़े हो, ठीक है? चलिए, तो अब आंसर एक भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिठाई के पैसे आपसे लिए जाएंगे। रेडवुड वृक्ष का नाम है, बताइए जल्दी से। और अगर आपने जो इतने भी लोग एप्लीकेशन पे थ्योरी नहीं पढ़ी, तो थ्योरी ज़रूर इसकी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने कंप्लीट सिलेबस कवर कराया है। एम्ब्रियोलॉजी जो हमारा चल रहा है वो भी पढ़ लेना आप।
चलिए YouTube पर जितने लोग देख रहे हैं दोस्त, अगर आप एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं तो मात्र 499 में कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कम से कम वहाँ पर आपको हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप पेपर में उन्हीं में से बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ लोगे। और अभी मौका है, 20 दिन में आप 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके पूरी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। इतना समय है आपके पास, बस आपको सही गाइडेंस चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल जुड़ सकते हैं सभी स्टूडेंट। चलिए समय होता है समाप्त। 8 का आंसर आ चुका है, सिकोया सिम्परवियरेंस। बिल्कुल, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक पौधा है। बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ऐसे दिखते हैं। देखिए ये इस तरह से लंबे लंबे पौधे दिखते हैं। आप ऐसे लेट के देखोगे अगर इन्हें देखने जाओगे तो ये क्या है, एक तरह का बहुत लंबा पेड़ है, विशालकाय पेड़ है। इसे बोला जाता है सिकोया सिम्परवियरेंस। इसकी लकड़ी लाल कलर की होती है, इसीलिए इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोला जाता है। रेडवुड वृक्ष का नाम सिकोया है। ये नग्नबीजी है, मतलब जिम्नोस्पर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। तथा संसार का सबसे बड़ा वृक्ष है, ये भी पूछा जा सकता है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 112 मीटर है। यह कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। विशालकाय सिकोया आमतौर पर अपने प्राकृतिक खतरों से खुद बचने में सक्षम होते हैं, ठीक है, जिससे ये हज़ारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इनकी हज़ारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, देख रहे हो। इनकी छाल मोटी और टेनिन रिच होती है, टेनिन पाया जाता है, जो इन्हें आग और कीट की क्षति से बचाता है। आग नहीं लगती इन पौधों में। रेडवुड वृक्ष की मोटाई लगभग 15 मीटर, ओहो 15 मीटर होती है। इसका पूर्ण वनस्पतिक नाम क्या आ जाएगा, सिकोया सिम्परवियरेंसिस आ जाएगा। आपको ये नाम याद रखना है। तो इतना अगर आप याद रखते हो, अब तबीयत थोड़ी ठीक है, बस आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ है। आवाज़ धीरे धीरे मुझे अब गरारे करने पड़ेंगे, उससे वापस आ जाएगी उसी फ्लो में। नेक्स्ट बताइए, परिभ्रूण पोष। परिभ्रूण पोष को इंग्लिश में बोला जाता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म अवशेष होता है, किसका अवशेष होता है, पेरिस्पर्म। बताइए। ये देखो इनके नाम बता देता हूँ मैं इंग्लिश में नाम आ जाएगा। बीजांडकाय को क्या बोला जाएगा, न्यूसिलस बोला जाता है। बीजांडकाय को न्यूसिलस, भ्रूणपोष को एंडियोस्पर्म बोला जाएगा, एंडोस्पर्म। आवरण को बोला जाता है इंट्यूगमेंट, और बीज पत्रों को साइकोलिडन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को। लाइक करते चलिए यूट्यूब वाले सभी लोग। चलिए भैया, स्मिता जी का आंसर आ गया है, कुमारी आरती जी, नीलम जी, शिवांगी जी, और इधर पूनम जी, अरविंद जी, लीला जी, सबके आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई परिभ्रूण पोष हमने आज पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत कि न्यूसिलस होता है, बीजांडकाय होता है। बीजांडकाय अंदर डिप्लॉयड सेल से बना होता है, जिसमें से एक कोशिका बाहर निकलती है, और जो मेगास्पोरेंजियम मदर सेल कहलाती है, और उसी से क्या हो जाता है, पूरा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी इसका ये पार्ट बच जाता है, जो बीज के ऊपर एक कवच के जैसा बन जाता है। तो याद रखना, ये न्यूसिलस से बना हुआ पार्ट होता है। ए इज़ अ राइट आंसर। परिभ्रूणपोष जो रहता है वो बीजांडकाय से निर्मित होता है, याद रखना। ये एक चित्र मैंने आपको आज बना के बताया है एप्लीकेशन पर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आज मैंने ये डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है पूरा चैप्टर, क्योंकि आपके एम्ब्रियोलॉजी से प्रीवियस ईयर में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए वो चैप्टर अभी अपना 2 दिन और चलेगा। परिभ्रूणपोष, क्योंकि उसमें फल का कौन सा खाने वाला भाग है, फल का कौन सा भाग कैसे बनता है, नारियल पानी में क्या होता है, सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। तो बीजांडकाय के अवशेष होते हैं। परिभ्रूणपोष कुछ बीजों में भ्रूण के आसपास का पोषक ऊतक होता है, बीजांडकाय से विकसित होता है। ये समसूत्री द्वारा विकसित होता है, समसूत्री द्वारा विकसित होता है, लगातार सेल डिवीजन, इसीलिए ये द्विगुणित होता है। मैंने आपको बताया अभी 2n होता है, द्विगुणित होता है। ये आमतौर पर सूखा होता है, ये केवल कुछ फलों में पाया जाता है, जैसे कैरियोफिलेसी, एमारेथेसिएसी, पोर्टुकाला केसी, जिंजी बरेली, ये कुल हैं अलग अलग। तो आप ये फल मत समझ लेना, आगे पढ़ेंगे हम। बीजांडकाय का बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, परिभ्रूणपोष। इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्पर्म। कल के लेक्चर में मैं इसको पूरा चित्रात्मक रूप से आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशन पर। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंथेरोफिली परागण किसमें पाया जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में ये आपको पूरे देखने मिल सकते हैं, इसलिए सिलेबस कंप्लीट करके जाना। ये 20 क्वेश्चन जो मैं लाता हूँ वो कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए लेकर आता हूँ आप लोगों को। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। चलिए नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। सोनी जी का आंसर आ चुका है, ओके। कुमारी आरती जी का आंसर आ गया। इधर भैया मनसाराम नरगवे जी का आंसर आ गया। हट्टम जी, मनीता जी, सुलोचना जी, अरविंद
जी सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से मेगा जी का आंसर आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कैंथेरोफिली होता है भृंगों के द्वारा। भृंग होते हैं बीटल्स। देखे आप लोगों ने कभी बीटल्स असली में? मैं दिखा देता हूँ अगर नहीं देखे तो। ये देखिए, ये होते हैं बीटल्स। छोटे में आप एक बड़ा सा कीड़ा खरीद के लाते होगे 5-10 रुपए का, डराने के लिए लोगों को, वो बीटल्स था। तो बीटल्स द्वारा होने वाले परागण को क्या बोला जाता है, कैंथेरोफिली बोला जाता है। ये पेपर में पूछा गया है। परागण कहते हैं कैंथेरोफिली फूल। परागण का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है। परागण का मतलब होता है परागण, गण कण नहीं। तो परागण का मतलब होता है फूल के मेल वाले पार्ट से पराग कणों को, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा वाले पार्ट तक ले जाने के लिए जो माध्यम का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन, पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये जो परागण जब कैंथोफिली होता है तो वो इस कीड़े के द्वारा किया जाता है। कैंथोफिली फूलों का एक प्रकार का परागण है जो आमतौर पर भृंगों द्वारा किया जाता है, जो रसदार ऊतक या फल के पराग पर पलते हैं। ये केवल कुछ पौधों में निहित होता है, जैसे साइकेड और कैलिकैंथस। ये पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। ये मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, मैंने इतना अच्छा पढ़ाया था आपको एप्लीकेशन पर, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। एक एक पढ़ाया है मैंने आपको कि भाई एंटमोफिली इंसेक्ट के द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली बर्ड के द्वारा, और आप देखोगे कि कैरियोपेट्रोफिली किसके द्वारा होता है, बैट के द्वारा, मेलेकोफिली स्नेल के द्वारा, ओफियोफिली किसके द्वारा, सांपों के द्वारा, और आप देखोगे कि मेलिटोफिली बी के द्वारा सबसे ज़्यादा होने वाला होता है, साइकोफिली बटरफ्लाई के द्वारा। ये सब पूछता है पेपर में, तो ये याद रखना है पूरा का पूरा आपको। और इसके अलावा भी वायु के द्वारा और जल के द्वारा होता है, जो एप्लीकेशन पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है। पौधों के एग्जाम्पल भी बताएं, क्योंकि आपके सिलेबस में वो शामिल है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कोई टीचर आपको चाहे जितने रुपए लेकर कुछ भी पढ़ा रहा है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप प्रॉपर पढ़ोगे। बताइए, किसी पौधे के भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बाह्यदल पुंज पर गुणसूत्रों की संख्या होगी। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिए, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है दोस्त। चलिए, भृंग क्या होता है मैंने दिखाया तो है आप लोगों को। बीटल होता है, कीड़ा होता है, कीड़ा। भौरा अलग है, भौरे ने खिलाया फूल, फूलों से ले गया राजकुंवर। भौरे तू कहना ना भूल भूल, उसे लग जाए मेरी उम्र। इसका आंसर गलत दिया ना तो समझ लेना कि पेपर में से आपको उठा के भगा दिया जाएगा। चलिए, आंसर आने लगे। इसको मैंने कल समझाया था आपको एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे से। चलिए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये तो समझ में आना चाहिए, तब तो आंसर आएगा। और सभी लोगों ने अपने अपने आंसर दे दिए ना। आंसर देना जरूरी है, अगर आप इनके आंसर नहीं दोगे तो पता कैसे लगेगा कि तुम पेपर में क्या लगा के आओगे। किसी पौधे के भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष बोले तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इसके बाह्यदल पुंज में, बाह्यदल पुंज आप जानते हो कि भैया जो बाह्यदल पुंज वाला भाग होता है, मतलब जो आपने देखा था सेपल पेटल वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे दलपुंज, बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज की बात कर रहे हैं हम। सेपल नीचे वाला, ऐसे मान लो ये यहाँ पर फूल लगा हुआ है, इस प्रकार की जो संरचना थी, यहाँ पर इस प्रकार जो थे बाह्यदल पुंज ये वाले भाग, यहाँ बीच में तो क्या आ गया था, मादा वाला भाग आ गया था। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, 2N वाला होता है। कैसा होता है, 2N होता है, डिप्लॉयड होता है। बाकी सभी पार्ट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड सेल से बने होते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हो भ्रूणपोष हमेशा किससे बना होता है, ये 3N होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 3 गुना होती है और इनमें बाकी जोड़े में पाई जाती है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि 3N बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। तो बाह्यदल पुंज में गुणसूत्र कितने होंगे, बाह्यदल पुंज में, तो आप यहाँ n की वैल्यू निकाल दो, 24/3, 24, 8 आ गए n का। और यहाँ पर आप देखोगे बाह्यदल पुंज के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 16 गुणसूत्र इज राइट आंसर। ये मैंने कल निकालना आपको सिखाया था। और ऐसे आपको 5-7 क्वेश्चन याद रखना। ऐप में आप नहीं है तो ऐप में आपको होना पड़ेगा, तो आप पूरी चीज़ें पढ़ पाओगे प्रॉपर। सिलेबस, बिना सिलेबस कवर करे कैसे पेपर देने जाओगे आप बताओ। तो इसका राइट आंसर आप बोल दोगे कि सर बी इज़ द राइट आंसर। और एप्लीकेशन पर चलिए सभी ने आंसर लगाए हैं भाई साहब। स्मिता जी का आंसर भी आ गया था।
चलिए तो देखो मैंने ये भी दे दिया है कैसे निकालना, और ऐसे तमाम प्रश्न में आप एप्लीकेशन पे जैसे ही अपना परसों कंप्लीट हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी, तब मैं आपको प्रीवियस ईयर के वहाँ सॉल्व कराऊंगा। यहाँ तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ अलग से कराता हूँ मैं एप्लीकेशन पर 3 बजे। आत्मघाती थैली किसका दूसरा नाम है? ये सब पेपर में आया हुआ है क्योंकि आपके में कोशिका विज्ञान भी शामिल है। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। राम भास्कर जी, मेघा जी, स्मिता जी, सुषमा जी, नीलम जी, सोनी जी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ यूट्यूब वाले भी आंसर दो यार, और लाइक करते चलो। यूट्यूब वाले कंजूसी बिल्कुल मत करना लाइक, क्योंकि गला लगा है आपके लिए पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि हमारे नए सदस्य हमारे बीच में जुड़े हुए हैं आज एप्लीकेशन पे, तो सबको मिठाई रहेगी। तो ये देखिए मोहन, इंदौरी, अपना, तो ये सभी 3-3 मिठाई के डिब्बे हैं। आप सभी लोग जो भी खाना चाहें आप बता दीजिएगा, सबको बंटवा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ रख देते हैं इनको, और अभी पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई खाना पीना नहीं चलेगा। आत्मघाती थैली दूसरा नाम है, ये तो बच्चा बता देगा कि सर ये क्या है आपका। आत्मघाती लाइसोसोम आ जाएगा, सी इज़ अ राइट आंसर। सी वाले सभी लोगों ने राइट आंसर दिए, ध्यान देना, सी इज़ अ राइट आंसर। अरविंद जी का भी आ गया, सुलोचना जी का, रूपल जी का। सर मिठाई है या खाली? नहीं, मिठाई है, मिठाई है, उसमें ध्यान देना। आपको अगर विश्वास ना हो तो हम आपको दिखा देते हैं डब्बे के अंदर। मोहन जी वाला डिब्बा आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बाकायदा आपको क्या दिखाई देगी? मिठाई दिखाई देगी, और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो ये मिठाई आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। वैसे तो आप लोग भी लेकर आओगे। चलिए तो अभी इसको रख देते हैं यहाँ पर। तो ये डिब्बे कितने हो गए टोटल? 4 डिब्बे हो गए। अब आपके हैं, जिसका सिलेक्शन होगा उसको ये डिब्बे दे दिए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी अब आप ध्यान दो। आत्मघाती थैली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आसपास की चीज़ों को नष्ट करता है, गंदी चीज़ों को हटाता है। कभी कभी ये स्वयं भी फट जाता है तो मर जाती है पूरी कोशिका। आत्मघाती थैली लाइसोसोम का दूसरा नाम है। लाइसोसोम की खोज डी डोवे ने की है, और सन 1974 में डी डोवे को इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया था, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। लाइसोसोम में 40 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइज और बोन्यूक्लिएज, फॉस्फेट आदि, ये सभी अम्लीय अपघटन करते हैं। जब किसी कारण से लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकल जाते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं, और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। लाइसोसोम वे अंग हैं जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। मैंने सब बता दिया था, लिख के भी दे दिया, अब आपको पढ़ना है, ठीक है। फास्ट में भी खा सकते हैं क्या सर? हाँ, ये सब खा सकते हैं फास्ट में, बस पास होना जरूरी है। पास होने के बाद आप खा सकते हैं, पास होने के पहले कुछ नहीं खा सकते। चलिए, कियाज़मेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देता है? कियाज़मेटा सबसे पहले किस? ओ हो, ये तो हिंदी खतरनाक दिख रही है। तनुसूत्री, स्थूल सूत्री, युग्म। देखो ये मुझे नहीं लगता कि हिंदी, तो मुझे भी इसकी थोड़ी कठिन लग रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश भी लिख देता हूँ मैं, ध्यान देना। इंग्लिश ऑप्शन भी हम बना देते हैं, तो आप उसमें से चुन लेना जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप ध्यान देना, कियाज़मेटा किस में बन रहा है? तो आप बोलोगे लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। अब जो भी आपको अच्छा लगे आप इनमें से लगा दो। देखो हिंदी की जगह इंग्लिश देख लेना इस प्रश्न में आप सभी को, ठीक है। हाँ, इंग्लिश नाम बता दिए मैंने। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दो, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करिए। और आप कंप्लीट सिलेबस पीजीटी का पढ़ना चाहते हैं पेपर से पहले, तो डाउनलोड कर लो जीएस जीनियस एकेडमी का ऐप, और परचेज आज ही कर लो। आज करोगे तो पेपर से पहले कोर्स कंप्लीट आपका आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से कर दिया। 20% बचा है जो 2, 4, 5, 7 दिन में कवर होगा। आपको वहाँ पर 3 बजे क्लास मिलती है, 5 बजे मिल रही है, 9 बजे लाइव मिल रही है, रिकॉर्डेड मिल रही है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। बिल्कुल ऑनलाइन मिठाई भेज देंगे सिलेक्शन के बाद। चलिए आंसर आ गए हैं सभी लोगों के, सब लोग अलग अलग लगा रहे हैं। राइट आंसर है कियाज़मेटा। तो ये देखिए इधर इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। कियाज़मेटा का निर्माण किस अवस्था में हो जाता है? डिप्लोटीन अवस्था में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लिप्टोटीन में गुणसूत्र लिपटे हुए दिखाई देते हैं, और लिप्टोटीन जाइगोटीन में जोड़े बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं जाइगोटीन में। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है इस प्रकार से, और डिप्लोटीन में एक दूसरे से ये अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अपने प्यार की निशानी मतलब जीन को छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जो बच्चा पैदा होगा उसमें दोनों के गुण
प्रकट हो जाते हैं। तो ये पूछा जाता है डाइकाइनेसिस में केंद्रक गायब हो जाता है, ये अलग अलग हो जाती हैं। ये मैंने कंप्लीट पढ़ाया है आपको, आप जाकर चेक करिए एप्लीकेशन पर। आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है और टेंशन मत लेना, 1 साल की वैलिडिटी में आप 4.0 भी कवर कर सकते हैं। टी आदि आपका 3.0 तो कवर होगा, 4.0 भी कवर हो जाएगा अगर आप एप्लीकेशन परचेज करते हैं तो। नहीं करेंगे तो आपको आगे करना पड़ेगी। मैं तो लिखित में दे रहा हूँ, आप कोई के भी खरीद लो कोर्स। एक दिन आप जीएस जीनियस एकेडमी पर जरूर आएंगे, तब आपको कोर्स आज 499 का मिल रहा है, हो सकता है 999 में मिले, वही 1 साल का। तो आपके ऊपर है, आप जुड़ना चाहें तो आपका फ़ायदा है। समय निकल रहा है भाई। ह्यूगो डी ब्रीज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन देखा। ये प्रश्न आपके पेपर में छप सकता है एज इट इज, इसीलिए आंसर थोड़ा सोच समझ के देना। चलिए भाई, पूनम जी का आंसर आ गया, अरविंद जी का आंसर आ चुका है। एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को इसका साइंटिफिक नेम में आगे पढ़ाऊंगा सारे के, तो आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओएनोथेरा लेमार्किया, इसी को बोला जाता है प्रिमरोज। ये देखिए डी इज द राइट आंसर। अब आप देखो ये प्यारा सा पौधा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो याद रखना, ह्यूगो डी ब्रीज जो थे हमारे, ह्यूगो डी ब्रीज ने पहली बार ओएनोथेरा लेमार्किया ना। अगर आप किसी लड़की को ये फूल भी दे दोगे, वो पूछेगी कौन सा फूल है, और तुम क्या बोल दोगे, ये ओएनोथेरा लेमार्किया है, तो वो भी घबरा जाएगी कि यार तुम कितने पढ़ते हो लिखते हो कि तुम्हें तो ऐसा याद है। फिर इवनिंग प्रिमरोज बोल देना तो फिर उसे लगेगा यार ये तो सबको ही पता था, तो ये नाम ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। उत्परिवर्तन देखा था। उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है, जब जीन में कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन होता है जिससे पूरे गुण बदल जाते हैं। ये ह्यूगो डी ब्रीज ने सबसे पहले देखा था। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके चेक करिए। जैव विकास वाला चैप्टर, उसके अंतर्गत हमने ह्यूगो डी ब्रीज, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, सब चीज़ें डिस्कस करी हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत दी गई हैं। सभी के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो उत्परिवर्तन, और डेली क्लास चलती है आपकी 5 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए पेपर से पहले ये चीज़ें दे रहे हैं। और अगर आप फ्री में इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो जो आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर आपको जो दिख रहा है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर क्लिक कर लीजिए, फ्री में आपको इसकी पीडीएफ लेक्चर के बाद में मिल जाएगी, जस्ट लेक्चर बाद। अनुवांशिक पदार्थ हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का कारण होता है जो किसी जीव के फिनोटाइप को बदल देते हैं। ध्यान देना, उसके लक्षणों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप भी मैंने आपको पढ़ाया है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जाके आप चेक करिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको कवर ना कराई गई हो। सर ऐसा नाम है कि बोलने में ही टाइम लगेगा। हाँ, वो सामने वाला बोलेगा जब तक तुम हटो वो दूसरा वाला इससे ले लेती हूँ, तो वो दूसरा फूल दे देगा। इससे अच्छा आप बोलना कि गुलाब अच्छा है, गुलाब ही ठीक है। मजाक कर रहा था, कोई भावुकता में बह मत जाना, नहीं तो आप बोलो कि यार सर नहीं ये तो गलत बात है। नहीं, गलत कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, सब सही रहता है। चलिए, सोनी कुमारी जी, सुषमा जी, कुमारी आरती जी, नीलम जी, सबके आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सब लोगों के, और अधिकतर लोगों के। देखो मोनोसोमिक पादप में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, मैंने आपको कल शाम वाली क्लास में बताया था कि टेट्रा। तो ट्राइसोमी में क्या हो रहा है, ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मोनोसोमी में एक कम होगा, क्योंकि हमारे अंदर कैसा होता है, हमारे अंदर कैसा रहता है, डिप्लॉयड रहता है। तो 2-1, 2n-1, 2n-1, यहाँ पर एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो पुरुषों के अंदर 23वें गुणसूत्र के अंदर XY है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ X। जैसे महिलाओं के अंदर आप देखोगे कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, बांझपन का कारण होता है उनमें, और उनकी अल्प आयु, मंद बुद्धि हो जाती है, कभी कभी नपुंसकता के गुण भी उनमें आ जाते हैं। तो वो रोग क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें एक गुणसूत्र कम है, तो वो मोनोसोमी हो जाती है ट्राइसोमी की जगह। याद रखना, तो राइट आंसर ये देखिए, मोनोसोमिक पादपों में मैंने लिख के भी दिया है, आप इसको आराम से घर पे रीड भी कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मोनोसोमी शब्द का। और एप्लीकेशन पे तो इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाई है मैंने, आप चेक कर सकते हैं। मोनोसोमी शब्द का, ये अनुवांशिक बीमारियां आपके पेपर में आएंगी, और आप अनुवांशिक बीमारियां जाके हमारे चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पर। एक जोड़ी गुणसूत्रों की अनुपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति। प्रत्येक कोशिका में सामान्य तौर पर 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 45 मिलते हैं। ये वंशक्रम का अर्थ जीवों की नस्लें जो बार बार स्वनिषेचन के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। और एक विशेष, अब ये पढ़ते रहना, कुछ भी नहीं है इसमें, टर्नर सिंड्रोम याद रखना, टर्नर सिंड्रोम इसी के कारण होता है। नेक्स्ट बताइए, क्रॉसिंग ओवर का परिणाम है। क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या है, क्यों हो रहा है क्रॉसिंग ओवर? चलिए,
YouTube वाले लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। ये क्लास एप्लीकेशन के साथ हम YouTube पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक करिए। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, YouTube एप्लीकेशन दोनों के आंसर आने लगे हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा समीर अंसारी जी, व्हाट्सएप की लिंक आपको दे रखी है, आप उस पर क्लिक करिए तो व्हाट्सएप पे जैसी ही क्लास ख़त्म होगी उसके 5 मिनट बाद इसकी आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, तो क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होता है? क्रॉसिंग का मतलब हमने डिप्लो 10 में पढ़ा था कि मिल जाते हैं, मेल फीमेल के दोनों क्या कर लेते हैं, क्रोमोसोम क्रॉस कर लेते हैं, जिसके कारण जीन का आदान प्रदान होता है, लक्षणों का आदान प्रदान होता है, आनुवांशिक पदार्थ का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। सी इज़ अ राइट आंसर। बिल्कुल, मुझे सभी लोगों ने सी लगाया है और किसी का भी मुझे गलत नहीं दिखा है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, बढ़ोतरी बढ़ोतरी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज और मेटाफेज के बीच होता है, जो आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। यह वह घटना है जहाँ समरूप गुण सूत्र एक दूसरे से मेल खाते हैं। ये देखिए, मिल गए, ये हल्का सा इन्होंने पैर ऐसे टच किया और एक दूसरे के पैर पे चिपक के चली गई, इनकी भाग मतलब जीन चला गया, जीन के टुकड़े चिपक जाते हैं और जीन के अंदर ही हमारे सारे लक्षण होते हैं। जीन किस में होता है? DNA में होता है। DNA किस में होता है? गुणसूत्र में। एक पादप हार्मोन जो मादापन को प्रोन्नत करता है, मतलब फूल के अंदर जो हमारा कार्पेल पिस्टल वाला पार्ट है उसके डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ये प्रश्न पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बताइए। बिल्कुल, माही कुमारी जी ने लाइक कर दिया है। आदिल अहमद जी, हमें भी चाहिए मिठाई। बिल्कुल आदिल जी, आपके लिए भी मिठाई बिल्कुल मिलेगी। ये रखे हुए हैं, 4 डब्बे हैं, 4 डब्बे हैं, आप ध्यान दीजिए। चारों आपके लिए अलग अलग लोगों को मिल जाएंगे और अलग अलग कंपनी के हैं। मोहन का है, इंदौरी का है, अपना वाले का है, तो आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और भी डब्बे रखे होंगे इधर उधर, सब उठवा लेंगे। चलिए, अब ध्यान से सुनना, आंसर आने लगे हैं। सुलोचना जी, अरविंद जी, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। चलिए, रूपल जी का, स्मिता जी। चलिए देखो, सरल सा क्वेश्चन है। एक पादप हार्मोन मादापन के लिए ऑक्सिन जिम्मेदार होता है, जबकि आप देखोगे जिब्रेलिन किसके लिए हो रहा है? तो जिब्रेलिन हो रहा है मेल वाले पार्ट को डेवलप करने के लिए। याद कर लेना, ऑक्सिन पादप हार्मोन, और ऑक्सिन ही क्या काम करता है? जो पौधा होता है उसको क्या करता है? ये इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसके अंदर IAA के नाम से जानते हैं। ये सूरज की ओर भी उसको मुंह करने का काम करता है। ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप हार्मोन्स वाले चैप्टर में जाके पढ़ोगे तो पादप हार्मोन मिलेंगे। दिन के समय में तटस्थ पौधों में ऑक्सिन एक मादापन प्रेरक है, मादापन प्रेरक होता है, भूमिका निभाता है, और ये पाया गया है कि ये इंडोल एसिटिक एसिड IAA प्रेरित मादा फूलों के निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि जिब्रेलिन क्या करता है? नर फूलों के विकास में मदद करता है। तो याद रखना, ये चीज़ आप याद रख लेना, जहाँ आपको मैंने पढ़ाया वहाँ लिख लेना, ठीक है। PMI मेडिकल स्टूडेंट सुभाष जी का भी आंसर आ चुका था। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही लगाएंगे। भारत में वायुमंडलीय मीथेन का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आर्थिक वनस्पति भी आपके उसमें ऐड कर रखी है, जो पेपर में आपके पूछे जाएगी, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। चलिए, तो जल्दी जल्दी आंसर। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। कुमारी आरती जी, सुषमा जी, राम भास्कर जी। यूट्यूब वाले भी जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस बार पास होना है कि नहीं होना, जल्दी से आंसर दो, अभी CTET का भी एग्ज़ाम है। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई गए हैं। तो चावल का खेत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मीथेन CH4, मीथेन कहाँ से निकलता है? दलदल वाले पार्ट से निकलता है, और दलदल कहाँ बनता है? चावल के खेत में। तो अब चावल के खेत में दलदल कैसे होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी क्या होता है, सेल्यूलोज, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? जब भी सेल्यूलोज का मिलन होगा किससे? आप बोलोगे पानी से, तो कौन सी गैस बनेगी? तो CH4 मीथेन बनेगी। तो सर क्या कहीं पर भी सेल्यूलोज होगा? हाँ, जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे वो घास खाने वाले जानवरों का मुंह हो, चाहे वो कीचड़ हो, कीचड़ में भी दलदल होता है, चाहे धान के खेत में भी पानी भर दो तुम, तो जहाँ पर भी घास फूस होगा, पानी मिलेगा, वहाँ से निकलेगा क्या? मीथेन। तो याद रखना, मीथेन ज्वलनशील गैस होती है और मीथेन से ही
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्राकृतिक गैस बनाई जाती है इसको दबा के संपीड़ित करके। मीथेन मुख्य रूप से चावल के खेत दलदली जगह पर उत्पादित होता है। चावल का सबसे बड़ी खेती क्षेत्र है, इसीलिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में भी इसे जाना जाता है। चलिए, ये सर संडे को मेरा एग्ज़ाम है सीटेट का। चलिए हाँ, तो बढ़िया, आपको बधाई हो, बढ़िया आराम से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आंसर भी दीजिए। सर जी इस बार पैरामेडिकल में सेम यही क्वेश्चन आया था। देखो पैरामेडिकल में आया था, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस ही है। चाहे तुम पैरामेडिकल दे दो, चाहे एनवीएस नवोदय वाला दे दो, चाहे तुम सीटेट दे दो, चाहे तुम दे दो एसटेट, चाहे तुम दे दो पीजीटी, टीजीटी, टीईटी, कोई भी एग्ज़ाम दो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका ऐसी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है कि आप बस रिवीजन कर लो अच्छे से और पेपर देने चले जाओ तो काम हो जाएगा आपका। पढ़ना पड़ेगा। कीट भक्षी प्रायः उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है बताइए? सोच समझ के आंसर देना। यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए दोस्त। और 9 बजे वाली क्लास में मैं आपको जूलॉजी कवर करा रहा हूँ, मतलब वहाँ पर हमारा साइटोलॉजी चल रहा है। जूलॉजी और बॉटनी 2 पोर्शन होते हैं बायोलॉजी के। बॉटनी हम 3 बजे कवर कर रहे हैं, जूलॉजी के एमसीक्यू कवर कर रहे हैं क्योंकि जूलॉजी हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। राम भास्कर जी, नीलम जी, स्मिता जी, और इधर यूट्यूब वाले भैया नरगवे जी का आंसर भी आ चुका है। बिल्कुल सही आंसर है इसका बी, नाइट्रोजन की कमी होगी यार। पोटेशियम की तो, एनपीके तो मैंने आपको पोषण के अंदर पढ़ाए थे कि जो उनके सूक्ष्म और बृहद पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण देखो पौधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीड़ों को खाने लगते हैं। तो देखिए आप, कीट भक्षी प्रायः उस भूमि में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जीवों को पकड़ लें। देखो कितना प्यारा संड्यू, ओ नाम नहीं बता रहा मैं, इनके नाम मैंने एप्लीकेशन पे बताएं। आप लोगों को आज कमेंट करके बताना है वीडियो के बाद में कि आपको इन पौधों के नाम याद है कि नहीं। देखो इसके बीच में कैसे कांटे निकले, मक्खी गई और इसने दबा ली। और इधर देखो इसके अंदर घड़े जैसी संरचना है, इसके अंदर कीड़ा जाता है, गिर जाता है, एंजाइम निकलते हैं, खा लेता है। तो ये सारे के सारे पौधे ने मज़ा नहीं आ रहा दूसरों को मार के खाने में, लेकिन इनको प्रकृति ने ऐसे तैयार किया है कि इनके अंदर कमी है नाइट्रोजन की, उसकी पूर्ति के लिए खा लेते हैं। ड्रोसेरा, यूट्रिकोलेरिया, नेफेंथीस आदि कीट भक्षी पौधे। तो इनमें से चित्रात्मक क्वेश्चन दे देगा, अभी आंसर नहीं। आप ये इसका ए, इसका बी और इसका सी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ा है पूरे के पूरे एप्लीकेशन पर बॉटनी के अंदर। तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं हमारे बॉटनी वाले कोर्स में। आपको पीजीटी भी मिल रहा है, टीजीटी भी मिल रहा है, बॉटनी कंप्लीट मिल रहा है। तो पेपर से पहले अभी बहुत टाइम है, आप जाकर पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका। लो इतने एग्जाम में पूछा है, ऐसा क्या क्वेश्चन है? नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी है बताइए? कैंकर रोग पैथोलॉजी के अंतर्गत हम पूरा पढ़ेंगे रोग। वैसे मैं आपको वो वाले ह्यूमन रोग तो कंप्लीट करा दिए, अब ये वाले रोग आपके कंप्लीट होने बाकी हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जब किसी जीव के जन्म में अचानक परिवर्तन, जीन में हाँ उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं, बिल्कुल उत्परिवर्तन बोलते हैं, अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए यूट्यूब वाले अगर फ्री में इसकी पीडीएफ चाहते हैं, आपको अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप टाइप करिए, लिंक जो आप कमेंट कर रहे हैं ना उसके ऊपर दिए, क्लिक करके ऐड हो जाइए। फ्री में आपको पूरी पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है, जानकारी मिलती रहती है। चलिए भैया, इतने एग्जामों में आया है तो सभी का आंसर आ ही गया होगा। देखते हैं कितने लोग इस बार भैया बिहार पीजीटी वाले आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वाले भी दे रहे हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो भैया ये रोग हो जाएगा आपका जीवाणु जनित रोग है। अब कौन सा जीवाणु कर देता है, क्या कर देता है, यहां से प्रश्न बनेगा। तो चलिए शकल दिखाता हूं इस नींबू की मैं आपको। ऐसे नींबू को खाया मत करो आप लोग, बैक्टीरिया है उसके अंदर। और आप लोग सोचते हो कि भैया सर 10 के 6 नींबू आ रहे हैं अच्छे वाले और मंडी में 10 के 10 नींबू दे रहा है, वो थोड़ी बहुत दाग लगी है तो क्या जा रहा है, दाग लगी है उसमें देखो क्या है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग है, बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। इसके लिए जैंथोमोनास सिट्री, क्या नाम है, जैंथोमोनास सिट्री चिपक गया इससे नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। ये भी पूछ सकता है, स्टार बना रहा हूँ। जिस दिन पेपर देकर आओगे उस दिन आप बोलोगे मज़ा आ गया। नींबू के कैंकर रोग से पत्तियां, तने, फल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरा खुद ही देख लो, ऐसे हो जाते हैं पौधे। सिट्रस कैंकर बीमारी के कारण पत्तियां, तनों पर पीला रंग और पेड़ जो नींबू के फल हैं नारंगी रंग के घाव बन जाते हैं, ऐसे घाव बन जाते हैं।
क्लियर। तो ये नाम याद रखना, ये पेपर में आपसे पूछेगा और आप बता दोगे, मुझे अब पूरा विश्वास है। बताइए जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न, हसीस किससे प्राप्त होता है, और इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्त। अगर आप हमारा कंप्लीट सिलेबस लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देखिए, बॉटनी का सिलेबस है, आपके पास 20 दिन है। आप बिल्कुल इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको चैलेंज बिल्कुल कर रहा हूं कि आप पास हो जाओगे। अगर आप कुछ भी पढ़ते जाओगे, अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश में पढ़ोगे तो पेपर में कैसे सॉल्व करोगे। तो पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए डिजाइन किया हुआ है, आप कंप्लीट बॉटनी पढ़ सकते हैं। 15% डिस्काउंट भी है, मात्र 499 में 1 साल की वैलिडिटी है, 4.0 भी कवर हो जाएगा आपका। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर कर लीजिए। एनी इंक्वायरी या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप 7509985404 पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संपर्क। और सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो जो मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे के जाना है। सभी को एक प्यारा सा कमेंट करना है, याद रखना ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद है आप सभी को इतना क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा सकता है, इसलिए आंसर देना है। तो मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। और 9 बजे क्लास रहेगी, 9 बजे प्रॉपर क्लास रहेगी आप लोगों की। वो आपका जूलॉजी टीजीटी वालों के लिए रहता है, वो जूलॉजी वाला पोर्शन। वहाँ पर आपका अभी एमसीक्यू वाला सेशन चल रहा है, क्योंकि थ्योरी एप्लीकेशन पर मिल रही है, आपको थ्योरी एप्लीकेशन पर मिल रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यूट्यूब वाले एप्लीकेशन वाले बढ़िया अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब वाले लाइक करते जाएँ, बिना लाइक करे कोई ना जाए।